हर इंसान के अंदर कुछ ग्रेट चीज़ें करने की एबिलिटी होती है और साथ ही कुछ ग्रेट इविल चीज़ें करने की कैपेसिटी भी होती है। सैडनेस, डिप्रेशन, जॉय, हैप्पीनेस, ये कुछ ऐसे डार्क इमोशंस होते हैं या फिर कह लो कि कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिन्हें अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, या फिर कंट्रोल करने में नाकामयाब हो जाते हैं, तो ये हमें जानबूझकर ही दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। और कभी कभी इन डार्क इमोशंस के लिए जो ह्यूमन रिस्पॉन्स होता है ना, उन्हें सिर्फ हम एक ही वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, जिसे कहते हैं इविल, यानी कि बुराई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डार्क साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। मेनली हम समझेंगे कि व्हाट इज़ डार्क साइकोलॉजी, कि डार्क साइकोलॉजी का जो रियल मीनिंग होता है वो होता क्या है, और जो मैनिपुलेटर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, माइंडसेट कैसा होता है, मतलब वो जानबूझकर ही दूसरे लोगों को दुख पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला काम करते ही क्यों हैं, जबकि उन्हें रिजल्ट पहले से ही पता होता है। तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसे भी समझेंगे, और साथ ही कुछ डे टू डे एग्जांपल्स से, यानी कि कह सकते हैं कि बुक के एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हैं, उससे ये भी जानेंगे कि कैसे एक मैनिपुलेटर आपकी लाइफ में आता है और आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके, आपको मेंटली डिस्ट्रॉय करके आपकी लाइफ से चला जाता है। तो इससे आप कैसे डील कर सकते हो, डार्क साइकोलॉजी को समझकर ही डील कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, एंड तक देखना। ये बाकी वीडियो से थोड़ा खास है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और पूरा देखना, मिस बिल्कुल भी मत करना। मिस कर दोगे तो काफ़ी कुछ गैप हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, और ऐसे टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब एक एग्जांपल की मदद से ऑथर हमें ये समझाते हैं कि कैसे मैनिपुलेटर्स आपकी लाइफ में आते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं और आपको पूरी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, यूज़ करते हैं, और फिर पूरी तरीके से मेंटली डिस्ट्रॉय करके आपको गोस्ट करके आपकी लाइफ से चले जाते हैं। उसके बाद ना ही आप सोचने के काबिल बचते हैं और ना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये सब ना हो, इससे पहले इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनो। वो बताते हैं कि बचपन में उनके घर के पास एक बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज महिला रहती थी, और उसके फेस पर हमेशा स्माइल रहती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा शांत भी थी। वो हमेशा ही लोगों से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करती थी, फिर वो चाहे बच्चा हो या फिर बड़ा, सबकी रिस्पेक्ट करती थी, अच्छे से बात करती थी। और साथ ही ऑथर ने कभी ना ही उसे किसी से लड़ते झगड़ते देखा और ना ही किसी का अपमान करते हुए देखा था। मतलब कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा वुमेन बढ़िया थी वो। लेकिन उसकी लाइफ की एक डार्क साइड भी थी। वो बिल्कुल ही अकेले रहती थी, ना ही उसके घर में कोई बच्चे थे, और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था, और ना ही उसका परिवार कोई इतना बड़ा था उसके साथ रहता था। तो वो बिल्कुल ही अकेली रहती थी। वो आर्ट एंड क्राफ्ट की एक दुकान चलाती थी, जो कि उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थी, और उससे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई भी थी, और मतलब खुश थी, हैप्पी थी। देन आफ्टर 2 years ऑथर को ये पता लगता है कि वो शादी कर रही है, और ऑथर के और उसके बीच में काफ़ी फैमिली रिलेशंस थे। वो उसके घर आती जाती रहती थी, उनके आपस में काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो उसे पता लग गया शादी कर रही है। लेकिन जो उसका मंगेतर था ना, फियोंसे था, उसके बारे में वो इतना ज़्यादा नहीं जानता था। बस उसे इतना पता था कि ये किसी मोर्चे में गया हुआ है, कहीं पे फ्रंट लाइन में फाइटिंग कर रहा है, मतलब मोर्चे पर लड़ रहा है, और उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। फिर शादी से लगभग 1-2 महीने पहले ही उसने अपना घर और दुकान बेचने के लिए घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगा दिया, और उस पर लिख दिया कि घर ये बिकाऊ है। और उसने ये बताया कि वो और उसका मंगेतर फियोंसे शादी से पहले ही एक नया घर लेने के लिए डाउन पेमेंट देने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि शादी से 1-2 दिन पहले तक ही, मतलब शादी की तारीख आने से पहले सब कुछ ही व्यवस्थित हो जाए, वो एक नया घर भी ले लें और दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाए। अब शादी से लगभग 1 हफ्ते पहले ही उसका घर बिक गया, दुकान बिक गई, और जितने भी पैसे हुए ना सारे उसने अपने मंगेतर को भेज दिए, और वो पूरी तरीके से जो शादी की अंतिम तैयारियां होती है ना, उसके अंदर जुट गई, लग गई। मतलब उसका ध्यान उधर से हट गया, और वो आकर ऑथर के घर में रहने लग गई। उनका फैमिली रिलेशन था, अब उसका घर तो था नहीं, वो ऑथर के यहाँ रहने लग गई। और फिर शादी से कुछ ही दिन पहले ऑथर और उसके परिवार ने एक एक करके उसके लवर से बात करी, बट उसका जो बिहेवियर था ना फोन पे, उसकी आवाज़ से वो कुछ अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर भी उसके परिवार ने और उसने उसको इग्नोर कर दिया, इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। बट अगले दिन जब उस महिला ने अपने लवर से बात करने की कोशिश करी ना, और उसका पता जानने की कोशिश करी, एड्रेस जानने की कोशिश करी, तो उसमें पूरी तरीके से फेल हो गई। मतलब वो कॉल ही नहीं उठा रहा था, और दूसरा कोई रास्ता था नहीं उससे कनेक्ट करने का। फिर वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ गई। फिर ऑथर के पेरेंट्स ने उसे समझाने की कोशिश करी। ऑथर के पापा ने समझाया कि शायद वो फ्लाइट में बैठ गया होगा, वापस आने के लिए फ्लाइट में बैठ गया होगा, इसीलिए शायद फ़ोन स्विच ऑफ होगा, इसलिए नहीं उठा रहा होगा। बहुत ही सहानुभूति वाली फीलिंग्स दिखाई, बट वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ गई थी, सोच में पड़ गई थी कि ऐसा क्या हो गया अचानक से कि ये फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर जब भी वो मुस्कुराने की कोशिश करती ना, तो वो अचानक से लड़खड़ा जाती, अचानक से रुक जाती और टेंशन में पड़ जाती। और उसने फ़ोन को बेतहाशा अपने सीने से चिपकाया हुआ था, और जब जब फ़ोन की रिंग बजती ना, तो वो अचानक से चौंक जाती, अचानक से उसके रोंगटे खड़े हो जाते। फिर शादी की सुबह तक
तक उसका कोई भी फ़ोन नहीं आया और उसके लिए वो दिन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिन था। मतलब लड़की के लिए शादी का दिन तो ज़िंदगी में एक ही बार आता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिन था। वो बिल्कुल ही एक नाइटमेयर में बदल चुका था, यानी कि एक बुरे सपने में बदल चुका था। फिर ऑथर के पिता ने काफ़ी ज़्यादा समझाया भी और काफ़ी जगहों पर ढूंढने की कोशिश करी। वो काफ़ी सारे स्टेशंस पर जाकर उन्होंने पता लगाया, या फिर काफ़ी प्लेन क्रैश की घटनाओं के बारे में पता लगाया, दुर्घटनाओं के बारे में कि कहीं प्लेन तो क्रैश नहीं हो गया, वो क्यों नहीं आ पाया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ भी पता नहीं लगा कि हुआ क्या। ना ही उसका फ़ोन बंद आ रहा था, ना ही उसने फ़ोन उठाया, कुछ नहीं, वो पूरी तरीके से गायब हो गया। और जब शादी की ऐसी धीरे धीरे करके शाम बीत गई और जब रात हुई ना, उसकी शादी की शाम किसी अंतिम संस्कार से कम नहीं लग रही थी। बस केवल एक चीज़ की कमी थी और वो था शव, यानी कि डेड बॉडी। फिर रातों ही रात ये खुशहाल वुमेन, इतना ज़्यादा पसंद की जाने वाली बिजनेस वुमेन पूरी तरीके से टूट गई थी। उसका दिल टूट गया था और वो पूरी तरीके से बेघर हो गई थी। ना ही उसके पास पैसा था, ना ही अपना दुकान थी और ना ही घर था। अब वो पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए उसका गुनाह क्या था, अपराध क्या था? बस इतना ही कि उसने किसी से प्यार किया था, लेकिन बिना जाने वो इंसान एक मैनिपुलेटर था। फिर उसकी शादी ना हो पाने की वजह से वो मेंटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और फिर उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास भर्ती कर दिया गया और कुछ ही दिनों बाद उसे शहर से दूर एक रिश्तेदार के घर भेज दिया गया, वहाँ से बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। फिर मैंने उसे कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अब मैं उस समय बच्चा था, ये ऑथर बोल रहे हैं, मैं उस समय बच्चा था, तो इस सिचुएशन को समझ पाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बस मेरे को इतना समझ आया कि वो किसी ऑनलाइन घोटाले का शिकार थी। पर ये जो पूरी सिचुएशन थी ये मेरे दिमाग में छप गई, ये पूरा ये ऑथर बोल रहे हैं। और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, ये सिचुएशन मेरे दिमाग में और भी ज़्यादा खुलती चली गई, सुलझती चली गई और मुझे समझ में आने लगा कि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं किसी भी विक्टिम को फंसाने के लिए हमेशा इस सेम पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, सेम तरीके से ही फंसाते हैं। भले ही डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स अलग हो जाएं, भले ही टाइम अलग हो जाए, टाइम भले ही बदल जाए, भले ही शिकार बदल जाए, लेकिन जो उसे फंसाने का तरीका होता है वो सेम ही रहता है। कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स की वजह से ही मैनिपुलेटर्स हमेशा से ही लोगों को मैनिपुलेट करके ही अपनी बात मनवाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनकी भी गलती नहीं है, उनका माइंडसेट या फिर साइकोलॉजी उसी तरीके से डेवलप हो जाती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी से अपनी बात मनवाने के लिए, कोई काम निकलवाने के लिए उसे मैनिपुलेट करना जरूरी है, उसके इमोशंस को, फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। फिलहाल इस चीज़ को हम वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जानते हैं कि डार्क साइकोलॉजी होती क्या है, इसका रियल मीनिंग क्या होता है। अगर डार्क साइकोलॉजी की डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं तो यही होगी कि डार्क साइकोलॉजी हमें ह्यूमन नेचर के ऐसे एस्पेक्ट्स को कह लो या फिर पहलुओं को कह लो, उन्हें एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है, जो कि हमें जानबूझकर ही उन कामों को करने की परमिशन देता है जिससे कि हमारे आसपास के लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। ये किसी को फिजिकली टॉर्चर करने के बारे में, फिजिकली अटैक करने के बारे में बिल्कुल ही नहीं है। ये डार्क साइकोलॉजी की एक अलग ही ब्रांच है। जैसे कि पूरा डार्क साइकोलॉजी एक पेड़ है और वो एक ब्रांच है छोटी सी, फिजिकली अब्यूज करना नहीं, ये इमोशनल मैनिपुलेशन के बारे में भी है और साथ ही जो मैनिपुलेटर्स होते हैं उनके माइंडसेट को समझने के बारे में भी है। आपने काफी सारी बुक्स या फिर मूवीज में डार्कनेस इन ह्यूमंस इस कॉन्सेप्ट को जरूर से सुना होगा, यानी कि एक इंसान, एक आदमी कितना ज्यादा बुरा हो सकता है, वो कितना ज्यादा इविल चीजें कर सकता है, किस हद तक गिर सकता है, इस कॉन्सेप्ट को जरूर से सुना होगा। और काफी सारे फेमस फिलोसफर्स ने भी इसे काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करा है। और यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है, उनकी जो प्रतिष्ठित बुक है उसमें भी कहा गया है, द हार्ट ऑफ ए मैन इज डेस्परेटली विक्ड, यानी कि एक आदमी कितना ज्यादा दुष्ट हो सकता है, कितना ज्यादा बुरा हो सकता है। आपने अपनी रियल लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसे इंसान का सामना जरूर से ही करा होगा जो कि सोशल सिचुएशंस में काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से काम रहता है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहता है, लेकिन फिर वो बाद में कोई ऐसा काम कर देता है, मतलब इतना ज़्यादा इविल काम कर देता है, बुरा काम कर देता है हद से ज़्यादा, मतलब उसको देखकर और उसके बारे में सोचकर आप उसे एसोसिएट ही नहीं कर पाते, उस काम से उसे जोड़ ही नहीं पाते कि ये इंसान भी ऐसा काम कर सकता है, इतना ज़्यादा बुरा काम कर सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसान हम खुद ही होते हैं, हम खुद ही ऐसा काम कर बैठते हैं कि हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि अरे मैं ऐसा इतना ज़्यादा गंदा काम भी कर सकता हूँ। और इसमें जितना आपको ये अनबिलीवेबल सा लग रहा होगा ना, एकदम से ऐसा लग रहा होगा अरे ये क्या बोल दिया, नहीं, ये इतना ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है भी नहीं। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि इंसान रियलिटी में तो मतलब एनवायरनमेंट में तो बाहर उसके आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा वो शांत दिखता था, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिखता था, बट उसने जब अपनी वाइफ का मर्डर करा या फिर उसने कुछ ऐसा कदम उठा लिया ना
तो पता लगा कि वो अंदर से कितना ज़्यादा डार्क था, उसके डार्क इमोशंस थे, वो कितना ज़्यादा उसके अंदर भरे हुए थे। एक्चुअल में वो एक बहुत ही ज़्यादा डीप मैनिपुलेटर था। अब देखिए, हम ह्यूमंस के अंदर थोड़ा सा नॉटी या फिर बिल्कुल ही इविल बनने की जो टेंडेंसी होती है ना, प्रवृत्ति, वो होती ही है। बस आपको किसी का भी सही बटन, सही स्विच दबाने की जरूरत होती है और फिर देखना वो इंसान कितनी जल्दी आपको अपना असली चेहरा दिखाता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो कि डार्क मैनिपुलेटर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने डार्क इमोशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लेते हैं, उन्हें वो बढ़ाते हैं, उन्हें वो पालते हैं अपने अंदर। वो कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, वो कभी भी जॉय शो नहीं करेंगे, कभी भी हैप्पीनेस शो नहीं करेंगे। वो सारे डार्क इमोशंस को अपने अंदर पालते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं, और जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं ना, उनके अंदर कंट्रोल आ जाता है, मजबूत आ जाता है, वो पूरी तरीके से उन पर काबू पा लेते हैं, तो उन्हें दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए एक वेपन या फिर टूल की तरह यूज करते हैं और दूसरे लोगों से अपने ही फायदे का काम करवाते हैं। जैसे कि बुक का एग्जांपल दिया था ना मैंने, कैसे वो दोनों पहले बात करते रहे और उसने प्लानिंग करी कि हम शादी से पहले ही मतलब एक घर ले लेंगे। उसने उसकी दुकान का पैसा भी ले लिया, उसके घर का पैसा भी ले लिया, और फिर बाद में कॉल नहीं उठाई, उसको छोड़कर चला गया। तो ऐसी मैनिपुलेटर होते हैं। वो आपका अपने ऊपर तो इमोशंस पे कंट्रोल है नहीं, उन्होंने अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल कर रखा है। वो कभी भी ओवर इमोशंस शो करेंगे ही नहीं। उन्होंने सारे डार्क इमोशंस पर कंट्रोल कर रखा, और वो उसे आपके खिलाफ, आपको कभी इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, कभी आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए अपने इमोशंस को शो करेंगे। तो वो इसीलिए करते हैं, मतलब रोते भी है ना, तो इसीलिए कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, वो रोएंगे भी ना तो इसीलिए रोएंगे कि वो आपको मैनिपुलेट कर सके, अपनी कोई बात मनवा सके। अब ये जो मैनिपुलेट करने की प्रवृत्ति होती है ना, टेंडेंसी, ये बहुत कम उम्र से ही बच्चे के अंदर आ सकती है, जन्म ले सकती है। वो कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि बच्चा जो होता है ना, वो बचपन में ये नोटिस करता है कि कब मैं किस तरीके से रोता हूँ, कितना ज़्यादा तेज रोता हूँ, चिल्ला चिल्ला कर रोता हूँ, कितनी एनर्जी लगाता हूँ। जब मेरे माँ बाप दौड़े चले आते हैं, मतलब मेरी इच्छा को तुरंत से पूरा कर देते हैं, वो इस चीज़ को नोटिस करता है और हर बार वो उसी तरीके से रो रो के उसी चीज़ का यूज़ कर करके और माँ बाप को मनाता रहता है। उसके माँ बाप उसकी इच्छा पूरी करते रहते हैं। लेकिन अगर उसके माँ बाप उसे बचपन में ये नहीं समझाते कि ये गलत है, अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए रोना धोना या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करना ये गलत है, तो वो बड़ा होकर उसको ऐसा ही लगता है कि किसी से भी काम निकलवाने के लिए उसके इमोशंस को बहकाया जा सकता है, उसे बहकाकर अपना काम निकलवाया जा सकता है, ब्लैकमेल करा जा सकता है। अब जब बड़ा हो जाएगा तो रोना तो इतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा, रोना तो इतना ज़्यादा खतरनाक वेपन नहीं रहेगा, हथियार नहीं रहेगा। तो वो क्या करता है, वो लोगों की फीलिंग्स को हथियार बनाता है, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए लोगों की फीलिंग्स को बीच में रखता है, उनके इमोशंस पर प्रहार करता है, और यहीं से डार्क साइकोलॉजी चालू होती है, यहीं से मैनिपुलेशन चालू होता है। अब जो बचपन में आपको उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा मासूम सा लगता था ना, वो बाद में चलकर मैनिपुलेशन का रूप ले लेता है। वो अपनी हर बात मनवाने के लिए मैनिपुलेशन का यूज़ करना शुरू कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी से कोई काम करवाना है तो उसे पहले फंसाना पड़ेगा, उसके इमोशंस पर प्रहार करना पड़ेगा, उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। और जब हम इसी तरीके के मैनिपुलेटर्स के बिहेवियरल पैटर्न्स को स्टडी करते हैं ना, इसी तरीके के ह्यूमन नेचर को स्टडी करते हैं, ह्यूमन नेचर के लॉस को स्टडी करते हैं, तो उसे ही हम डार्क साइकोलॉजी बोलते हैं। और डार्क साइकोलॉजी हमें ये समझने में हेल्प करती है कि ये जो मैनिपुलेटर टाइप लोग होते हैं, ये क्यों जानबूझकर, रिजल्ट्स को जानते हुए भी कि ये काम करने से सामने वाले को इतना ज़्यादा दुख हो सकता है, उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा दर्द पहुंच सकता है, फिर भी ये क्यों करते हैं, उसके पीछे का इनका मोटिव क्या होता है, और ये पहले से कौन से ऐसे पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इनका मैनिपुलेशन चल रहा है, आज तक ये बचपन से ही मैनिपुलेट कर रहे हैं। उसके ऊपर की जो स्टडी होती है वही डार्क साइकोलॉजी होती है। डार्क साइकोलॉजी ह्यूमन नेचर की डार्क साइड को इल्यूमिनेट करती है, यानी कि उजागर करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब जरूर से मिल गया होगा कि व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी का रियल मीनिंग क्या होता है और क्यों हम इसे डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डार्क साइकोलॉजी के इफेक्ट्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, आपकी रियल लाइफ पे कैसे प्रभाव पैदा करती है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। और अगर आप डार्क साइकोलॉजी की कुछ टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हो, जैसे लव बॉम्बिंग, गैस लाइटिंग या फिर गोस्टिंग, 3 टेक्निक्स के बारे में बता दिया। की वीडियो स्क्रीन पर आ रही है, किसी पर क्लिक करके देखो। मैं भी आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ऐसे देखते रहें, सब्सक्राइब करें।